हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में, जिसमें कि हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या कोर्सेज हैं उसको हम लेके आते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन जो आज का कोर्स है वो है इग्नू से रिलेटेड। तो इग्नू का जो कोर्स है BG103 यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, उससे रिलेटेड है। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था 1 वीक स्ट्रेटजी फॉर इग्नू एग्ज़ाम। ठीक है, तो हमने कहा था कि जैसे कि एग्ज़ाम आपको पता है 12 फरवरी को है, 1 वीक के अराउंड हमारे पास है। तो इसमें हम किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले थे और प्रीवियस ईयर पेपर्स को। तो जो भी ये स्ट्रेटेजी थी मैंने बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके एक बार देख लीजिए, वही लेक्चर नंबर 1 है इसका। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 का। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक मैंने देखा कि अमन, ठीक है, अमन कुमार ने जो है वो क्वेश्चंस डाले हुए थे और एक लड़की और उसने एक आध क्वेश्चन डाले थे और अमन ने 4-5 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे। तो उसके अलावा किसी ने भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया क्वेश्चन के मामले में। तो दोस्तों, मैंने आपसे इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालना कहा था। सबसे पहले तो ईजिली अवेलेबल है वो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको आप खुद से मीन्स एनालाइज कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और आप जब कमेंट उसमें करेंगे, हमारे इसमें कमेंट में डालेंगे उन क्वेश्चंस को, तो आप थोड़ा बहुत उसकी मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन खुद से ढूंढिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने, ऐसा बहुत सारे क्या, सिर्फ 1% लोगों ने जो है क्वेश्चन लिखे, वो भी अमन ने और एक लड़की ने एक क्वेश्चन और लिखा था बस। बाकी आप सब कह रहे थे बस जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। चलो कोई नहीं, अगली आज की वीडियो के लिए तो क्वेश्चंस हो गए अमन ने डाले हुए, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आप क्वेश्चंस कमेंट में डाल दीजिए इस वाली वीडियो के, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख देना इस वाली वीडियो के, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो अच्छा रिस्पॉन्स आप दिखाओ, आपके अच्छे मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप आज डेमो लेक्चर देख भी लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सो यूर एक्विटेंस विथ वेरियस टाइप ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो वेरियस टाइप ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो वेरियस टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है जो कि एक सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव हेड करता है, यानी कि सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। और ये इसलिए ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कंसेप्ट लाया गया है टू प्रोवाइड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, जिसमें कि फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना किसी भी कंपनी को, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके, ठीक है। अच्छे से वर्क करेगी तो खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये वर्क होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। और इसको हेड कौन करता है? कोई सीनियर लेवल का एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि डायरेक्टर को, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा उसको डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबल, उसको मतलब अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ऐसी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं जो ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं वो ही जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है उसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देती हैं। तो 2 टाइप की होती हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब देखो, जैसे ये कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसको मैं एज ए ट्राइंगल लूँगा अब यहाँ पर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर है और यहाँ पर हम देखेंगे और बाहर की चीज़ें। ये एक कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें कि कुछ कंपनीज हैं, ठीक है। और ये रहे एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडीज। तो अब देखो, एक टाइप का कम्युनिकेशन ऐसा होगा जो एक कंपनी से दूसरे कंपनी, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चलेगा। लेकिन कुछ टाइप के जो कम्युनिकेशंस ऐसे होंगे जो बाहर की बॉडी से उनको करने होंगे, जो कि उस कॉर्पोरेट सेक्टर से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके साथ भी कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में अंतर। अब इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो, सेटिंग स्टाइल एंड मैसेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक स्टाइल सेट करना और मैसेज की कंटेंट सेट करना विद इन ऑर्गन, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जैसे ट्राइंगल के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी मैसेज भेजना है, उसका जो कंटेंट तैयार करना है, स्टाइल तैयार करना है,
वो काम इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। प्रिपेयरिंग लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अब लेटर्स बनाने हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच इसके ही अंदर, ठीक है, वन कंपनी टू अनदर कंपनी, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। फिर है मैनेजिंग हाउस जर्नल्स, अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा या कंपनी होगी उसके खुद के जर्नल से निकलेंगे तो उसको भी मैनेज करना इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उनको जो है कंडक्ट कराना या उनकी तैयारी करना, ये भी इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और जो इम्प्लॉयज़ आते हैं नए उनको ट्रेन करना ताकि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, ये सब चीज़ें आती हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मैंने बताया था, जिन ऐसी बॉडीज़ के साथ रिलेशन बनाना जिनका कि इस ट्रायंगल यानी कि इस कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम देखें मीडिया के साथ रिलेशन, मीडिया मीन्स जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके साथ किस तरीके से रिलेशन बनाना है ताकि अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका वो हो सके, क्या प्रमोशन हो सके मीडिया के थ्रू, और एक जनता की नज़रों में जो है उस कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके या उस कंपनी या उस प्राइवेट एंटिटी को लेके एक अच्छी धारणा उनके दिमाग में आ सके, वो काम कर सकती है मीडिया। तो अच्छे रिलेशन बनाने, ये आ जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के। फिर आ जाता है ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको किस तरीके से उस ब्रांड को आगे बढ़ाना है या उसका किसको ब्रांड एम्बेसडर रखना है, किस तरीके से उसको, ठीक है, मार्केट तक पहुंचाना है, ये सब आ जाता है ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर। फिर गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द पॉलिसी मेकर, तो पॉलिसी मेकर्स के साथ अच्छे रिलेशन ताकि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सकें जो कॉरपोरेट के लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। फिर आ जाता है इन्वेस्टर डोनर्स रिलेशनशिप, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उस कॉरपोरेट या उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके जो शेयर्स की रिपोर्ट या स्टॉक्स की रिपोर्ट है वो तैयार करना, ये भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाता है। फिर मार्केटिंग प्रेजेंटेशन फॉर प्रमोशन ऑफ कंटेंट, यानी जो भी कंटेंट या जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको किस तरीके से मार्केटिंग उसको मार्केट में प्रेजेंट करना है और उसका प्रमोशन करना है, ये आ जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर। तो ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया क्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके टाइप्स, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और हमने एक्टिविटीज़ देख ली। इंटरनल कम्युनिकेशन में ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है, और इसको ट्राइंगल और सर्कल के थ्रू हमने समझ लिया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर प्रिस्क्रिप्टिव एंड परमिसिव एटीट्यूड टू लैंग्वेज, डिस्कस योर एटीट्यूड टुवर्ड द यूज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आप प्रेस्क्रिप्टिव और परमिसिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लेके। तो देखो कोई भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अभी हमने इंग्लिश को ले रहे हैं या कोई भी एक अगर हम लैंग्वेज लें तो उसके प्रति दो एटीट्यूड होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड। प्रिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड यह कहता है कि हमने किसी भी लैंग्वेज को, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमें उसको प्योरेस्ट फॉर्म में यूज करना चाहिए। जो उसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं या जो ट्रेडिशनल उसमें एलिमेंट्स हैं उनको हमने एज इट इज़ जो है अपनी लैंग्वेज में यूज करना चाहिए और उसको प्योरेस्ट फॉर्म में करेक्टली यूज करना चाहिए, खास करके हम जब स्पेलिंग्स और उसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें। ये कहता है प्रिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड, ठीक है। अब देखो जैसे इंग्लिश के प्रिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड में कहते हैं कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश में चली आ रही है या जो यूके की स्टैंडर्ड इंग्लिश में चली आ रही है, हमको उसी तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करना है, उसी तरीके से स्पेलिंग्स को लिखना है, कोई भी उसमें वेरिएशन नहीं लानी है। ये कहता है प्रिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड। अब ये प्रिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है डिक्शनरी मेकर्स में। अब पहले हम परमिसिव एटीट्यूड को समझते हैं। परमिसिव एटीट्यूड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा आपको रटा दिया गया है या जैसा ट्रेडिशनली चल रहा है हम उसको ही मीन्स खच्चर चाल चलें, ठीक है, ऐसा नहीं है, हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं दैट लैंग्वेज बिलोंग टू यूजर इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, यानी कि यूजर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किसी लैंग्वेज को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये कहता है परमिसिव एटीट्यूड। ये नहीं कहता है कि जैसा हमें प्योरेस्ट फॉर्म में है वैसा ही हम यूज करें, ये परमिसिव एटीट्यूड नहीं कहता है। अब देखो प्रिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड की अगर हम बात करें, जो प्योरेस्ट फॉर्म में लैंग्वेज को यूज करने की बात करते हैं, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है डिक्शनरी मेकर्स में, बुक पब्लिशर में, न्यूज़पेपर एडिटर्स में और टीचर्स में। और वेरेज परमिसिव एटीट्यूड में लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि इसका मैंने एग्जांपल BG 102 103 का जो फर्स्ट लेक्चर हम पूरा कोर्स का लेके आए थे, जो 1 मंथ का कोर्स था, उसके फर्स्ट लेक्चर मैंने अभी सिर्फ एक ही लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया भी था, जिन्होंने वो देखा होगा आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो लैंग्वेज होती है उसमें वेरिएशन आते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, ठीक है। जो अफ्रीकन
जो यूरोपियन टोन होगी इंग्लिश की वो इंडिया में नहीं यूज होगी, अफ्रीका में नहीं यूज होगी। सबकी टोन अलग अलग होगी, सबके जो है टोन अलग अलग होगी। अब बोल देखने को मिलेगा यूरोपियन इंग्लिश का जो वेरिएशन देखने को मिलेगा। इंडियन इंग्लिश थोड़ा अलग होगी, और उसमें हमने डिस्कस भी किया था जो इंडियन इंग्लिश है उसके कुछ अपने ही स्टाइल है, अपना ही उसका कैरेक्टर है। तो इस तरीके से जो है वो लैंग्वेज डिफर करती रहती है, या वेरिएशन आते रहते हैं लैंग्वेज में वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये होता है परमिशिव एटीट्यूड का। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में भी बात करें प्रेस्क्रिप्टिव एटीट्यूड वाले, मतलब वो कहेंगे कि जो वर्ड ट्रेडिशनल हिंदी में है उसको ही हम यूज करें, लेकिन आज के टाइम पे हम परमिशिव एटीट्यूड शो करते हैं हिंदी के लिए। हम कुछ उसमें उर्दू के वर्ड डाल देते हैं, कुछ फारसी के वर्ड डाल देते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड, तो उसकी सब मिला के उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें शिफ्टिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये है परमिशिव एटीट्यूड। तो आपको समझ आ गया। अब डिस्कस यूअर एटीट्यूड टूवर्ड्स यूज ऑफ इंग्लिश। यार ऐसा अब हमारा एटीट्यूड क्या होगा, हम भी चाहेंगे यार कि ईजिली अंडरस्टूडेबल हो लैंग्वेज। तो जैसा बंदे को खुद को अच्छा महसूस हो रहा है उस टाइप के वर्ड्स वो यूज कर सकता है, क्योंकि जब उसके खुद के समझ में आएंगे वो वर्ड्स तभी दूसरे को वो समझा सकता है। तो हमारे मेरे हिसाब से तो परमिशिव एटीट्यूड इज बेटर। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो भी टोन हमें अच्छी लग रही है उसका हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब बाउंडेशन नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें है कि हाउ आर पर्सनल इंक्वायरीज मेड इन इंग्लिश, गिव एग्जांपल ऑफ सम ऑफ देम। ठीक है, एंड विच वन यू वुड प्रिफर एंड वाई। तो पर्सनल इंक्वायरीज की बात की जा रही है। तो कई बार आपने देखा होगा यार, हम जैसे किसी से मिलते हैं या कहीं हमें मौके ऐसे मिलते हैं कि हमें कुछ इंक्वायरीज करनी पड़ती हैं, लोगों के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, जागरूकता, जागरूकता नहीं, जिज्ञासा कहेंगे हम। जो है जिज्ञासा जगती है हमारे हमारे अंदर कि हम इसके बारे में इंक्वायरी करें या इसके बारे में जानें। तो इसी की बात कर रहा है। समटाइम वी हैव इंक्वायर अबाउट, हमें लोगों के बारे में इंक्वायरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमने ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए जो थोड़ा पोलाइटनेस हो करें। ठीक है, तो हमारा से विच वन यू वुड प्रिफर, तो हम क्या, हम ऐसे जो सेंटेंस को प्रिफर करेंगे या ऐसे ठीक है ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रेफर करेंगे जो थोड़ा पोलाइटनेस करे, और हम इनडायरेक्टली किसी भी चीज़ को पूछने की जो है हिमाकत करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली किसी से कुछ नहीं पूछना है, इनडायरेक्टली हम जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होंगे उनकी तरफ को ज़्यादा हमारा रुझान रहेगा। जैसे कि आपको केस फर्स्ट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पर्सनल इंक्वायरी के केस फर्स्ट ये होगा कि अगर आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं है, ठीक है, कि वो मतलब कि जैसे आप किसी आदमी से मिल रहे हैं बट आपको श्योर नहीं है कि इसी आदमी से आपको मिलना था। ठीक है, जैसे आपको मिस्टर राम की तलाश है, अब आपको कोई आदमी मिलता है, आपको डाउट है शायद यही मिस्टर राम है, पूरे श्योर आप नहीं हैं। तो उस केस में आप जैसे उस आदमी के पास जाएंगे तो दो तरीके से ये चीज़ पूछ सकते हैं। आर यू मिस्टर राम, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या आप मिस्टर राम हैं। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको डाउट है कि हाँ यही हो सकता है, यू मस्ट बी मिस्टर राम। ठीक है, अब पहले वाला क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको कि हम यूज करने से बचेंगे, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे आर यू मिस्टर राम वाले को। हम ये वाला यूज करेंगे स्टेटमेंट, यू मस्ट बी मिस्टर राम, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पर्सनल है बट इनडायरेक्टली हम पूछ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसको नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू देख लो आप, इसमें है केस सेकंड। अब आपके सामने है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, इट इज़ नॉट पोलाइट टू आस्क अ पर्सन हिज नेम डायरेक्टली। देखो किसी भी इंसान से हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका नाम क्या है, तो हमें उसको भी इनडायरेक्टली वे में करना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम पूछेंगे तो ये इतना पोलाइट नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, व्हाट इज योर नेम, ये है डायरेक्टली हम किसी से पूछ रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ब्स का यूज करके। डब्ल्यू एच मीन्स वाई, वट, ये सारे अगर हम वर्ब्स का यूज करते हुए सीधा एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ये इतना पोलाइट नहीं लगता है। देन यूजिंग द मॉडल वर्ब, तो हमें मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करना चाहिए ड्यूरिंग पर्सनल इंक्वायरीज, तो ये ज़्यादा पोलाइट लगता है। जैसे कि बी और सी वाले केस में देखो, कुड आई नो योर नेम प्लीज़, तो ये कितना पोलाइटनेस आ रही है। मे आई नो योर नेम प्लीज़, तो मे और कुड जो है ये मॉडल वर्ब्स हैं जो कि उस सेंटेंस में पोलाइटनेस भर दे रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं एग्जाम्पल थ्री में। एग्जाम्पल थ्री है केस थ्री, इफ एनी पर्सन इंट्रोड्यूस टू यू ऑलरेडी बट यू मिस्ड द नेम। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि किसी आदमी से वो पहले भी मिल चुके होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और जब अगली बार उससे मिलते हैं तो ब्रेन में सब कुछ खल्लास, वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं एक्चुअल में। तो मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा अक्सर।
सो इसमें भी अब उससे दोबारा नाम पूछना है तो हमें थोड़ा एक इनडायरेक्टली हमें वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंपॉर्टेंस नहीं रखते इसलिए हम आपका नाम बोल गए, ऐसा नहीं। तो इसमें भी दो केस बनते हैं। आई फॉरगेट योर नेम, डायरेक्ट नो, ऐसे नहीं करेंगे। आई एम अफ्रेड आई डिडंट गेट योर नेम, दिस सीम्स टू बी मोर पोलाइट, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसको बुरा भी नहीं लगेगा, इनफैक्ट वो हंसेगा आपकी बेवकूफ़ी पर, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं। फिर एग्जाम्पल 4 है, केस 4। इफ़ यू वॉन्ट टू बी श्योर वेयर द पर्सन इज वर्किंग यू कुड से, अगर कोई आपको बताता है कि वो यहाँ वर्क करता है, थोड़ी देर बाद आपको आप मीन्स कंफ्यूज होते हैं, अच्छा वो यहाँ वर्क करता है या वहाँ, तो इसके पूछने के दो तरीके हैं। आई एम नॉट श्योर डू यू वर्क इन यहाँ, या डिड यू से यू वर वर्किंग इन, ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो है ये वाला नीचे वाला तरीका ज़्यादा पोलाइटनेस लगता है। आई एम नॉट श्योर डू यू वर्क इन, इसमें मतलब कि आपको मुझे श्योर नहीं है कि आप वहाँ वर्क करते, तो इसका मतलब आप उस पर संदेह टाइप का कर रहे हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पर डाउटफुल टाइप का लगेगा, तो ये वाला यूज़ नहीं करना है पर्सनल इंक्वायरी में, हमें ऐसे करना है। डिड यू से, क्या आपने कहा कि आप वहाँ वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगी, उसमें आपको उसको लगेगा कि आप ये भूल चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप उस पर डाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं 4 केसेस फॉर इंक्वायरीज़ के लिए, पर्सनल इंक्वायरीज़ के लिए, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये केसेस आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में आए तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द स्कोप ऑफ प्रिंट मीडिया एंड एलेबरेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर राइटिंग। तो हमने प्रिंट मीडिया के स्कोप देखने हैं। प्रिंट मीडिया में जो छपे हुए मीडिया होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, कोई आर्टिकल आ रहा है, मैगजीन छप रही है, ठीक है, जिसको कि टाइप करने के बाद उसको छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसको प्रिंट मीडिया के अंदर आता है वो। और मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया कम्युनिकेशन में आ गया आपका टीवी, रेडियो वगैरह। तो अभी हमने टीवी, रेडियो की नहीं, प्रिंट मीडिया की बात करनी है। और हम न्यूज़पेपर जो है वो सबसे फेमस प्रिंट मीडिया है, तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने से पहले मैं बोल दूं कि किसी भी राइटिंग की, ठीक है, किसी भी राइटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। फर्स्ट, मैसेज, कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं या जो भी न्यूज़पेपर में आप लिख रहे हैं उसका मैसेज क्या है, क्या उससे संदेश आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, ठीक है, क्या वो टेक्निकल बंदे हैं या उस फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं, किस टाइप की ऑडियंस है वो मैटर करती है। जैसे अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मैसेज क्या है, संदेश ये जा रहा है कि किस तरीके से आप जो BG103 का कोर्स है उसको कवर कर सकते हैं विद इन 1 वीक, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैसेज ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कशन। ऑडियंस मेरी है BEG103, यानी कि BA के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी ऑडियंस है। और अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से करूँगा कि जो मेरी ऑडियंस है उसको ईजिली गेट कर सके। तो BA की ऑडियंस है तो उनको देखते हुए मैं बनाऊंगा, ठीक है। जो ये प्रिंट मीडिया की बात करेंगे BA के स्टूडेंट्स को देखते हुए, हम जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाएंगे, तो हम इसमें प्रिंट मीडिया की बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स को ऐड करेंगे क्योंकि वो उसी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन तो ऑडियंस मैटर करती है। अभी BA के ऑडियंस के लिए हम उतने टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। अब थर्ड है सेंडर स्टाइल, यानी कि जो बंदा उसको बना रहा है उसकी किस टाइप की स्टाइल है, किस तरीके से वो अपने मैसेज को इलेबोरेट करता है, कितनी आसानी से वो लोगों को समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप अभी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं। अगर आपको लगता है सेंडर, यानी कि मैं जो यहाँ से आपके लिए वीडियो बना रहा है, अगर आपको लगता है कि स्टाइल थोड़ी अच्छी है, स्टाइल अच्छी क्या, आपको अगर अंडरस्टूडेबल है, समझ आ जा रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना यार, लाइक ज़रूर से करना, तभी नेक्स्ट वीडियो उतनी जल्दी आएगी, ठीक है। और कमेंट में बताना कैसी लग रही है आपको सेंडर स्टाइल, ठीक है। तो चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। तो न्यूज़पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड, अब इसमें पूछा गया था कि प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर के कैरेक्टरिस्टिक। तो न्यूज़पेपर को ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रंट टू बैक लीनियर पैटर्न में। अब देखो, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर को देखा होगा तो आप ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर को जैसे आप देखेंगे तो पहला पन्ना होता है, दूसरा पन्ना होता है, तीसरा पन्ना होता है, चौथा पन्ना होता है, पांचवा पन्ना होता है। तो ऐसे सीरियल वाइज यानी कि लीनियर पैटर्न में जो है न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, जब छपता है तो ऐसे ही छपता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रीडर के लिए, जब पढ़ने के लिए हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पन्ना देखा, ओके, फर्स्ट पन्ने में ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन है, ओके कर दिया। दूसरे पन्ने में जो है रीजनल
जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस करा होता है। किसी की गाय खो गई, किसी का भैंस खो गया, किसी नेता ने इमकाना ढिमकाना कर दिया, जो कि हमारे लिए मैटर करता ही नहीं है बिल्कुल भी। हम 4 5 6 7 पन्ने स्किप कर देते हैं, फिर हम एक्सप्लेन वाली जो सीरीज आती है उसमें चले जाते हैं। अच्छा इस आर्टिकल में क्या क्या बताया, फिर हम सीधा चले जाते हैं 14 15वें पन्ने पे, जिसमें कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है। फिर हम चले जाते हैं लास्ट 16 17वें पन्ने पे, जिसमें कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है उसको हम देखते हैं। तो देखो, छपा तो 1 2 3 4 5 6 करके था, लेकिन लीनियर पैटर्न में था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं उसको, वो पढ़ रहे हैं लेटर पैटर्न में, यानी कि एक पन्ने से सीधा किसी और पन्ने में हम जंप कर दे रहे हैं। दूसरा पन्ना नहीं पढ़ रहे, तीसरा पन्ना नहीं पढ़ रहे, फिर भी वो हमें समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो यही इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है न्यूज़पेपर का, कि वो छपता लीनियर पैटर्न में है और उसको आप पढ़ सकते हो लेटरल पैटर्न में। ओके, अब अगर हम बात करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इंटरनेट के किसी आर्टिकल में। इंटरनेट में जैसे आप मान लीजिए आप विकिपीडिया में आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप उसके एक भी पन्ने को स्किप नहीं कर सकते। आपको लाइन वाइज उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। एक पन्ना स्किप कर दिया तो कुछ टर्म्स आपके छूट जाएंगे, जिससे कि तीसरा पन्ना समझ नहीं आएगा आपको। दूसरा पन्ना स्किप कर देंगे तो ये चीज़ सिर्फ न्यूज़पेपर में ही पॉसिबल है। फिर है स्टोरीज आर राइटिंग। अब थोड़ा स्टोरीज की बात करते हैं, बिकॉज बुक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो बुक्स भी प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। बुक्स में स्टोरीज भी छपती है। अब कोई स्टोरीज छप रही है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको आप लेटरल पैटर्न में नहीं पढ़ सकते, कि 4 5 लाइन पढ़ी फिर छोड़ा, फिर 8वीं लाइन में पहुंच गए, फिर 12वीं लाइन पढ़ी। ऐसा नहीं, ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो आपको एक एक लाइन वाइज को पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया इस पे लैग कर जाता है। और कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ पा रहा है बीच में, तो आप बीच में उसको स्किप नहीं कर सकते। आप पूरा जब उसको पढ़ेंगे तब जाके वो चीज़ समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो आपको एक लीनियर पैटर्न में उसको पढ़ना है, और कुछ टेक्निकल वर्ड उसमें बीच में आ जाते हैं तो आप उसको डायरेक्ट उस समय वो सर्च नहीं कर सकते। आप आगे पढ़ते जाएंगे, लास्ट में उसको ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं WWW, ये वर्ल्ड वाइड वेब की बात हुई है, बी गलती से लिख गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात अगर हम करें तो उसमें आप देखेंगे कि एक लिंक क्रिएट कर दिया जाता है, जिसमें कि आप किसी और आइटम को ढूंढना चाहते हैं तो बीच में ही उस लिंक में क्लिक करो उस आइटम को। अच्छा, इसका मतलब ये होता है। फिर बैक आओ, फिर आप आराम से समझ जाओगे। जैसे विकिपीडिया में ही आप पढ़ते हो, जैसे कोई भी चीज़ आप विकिपीडिया में पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें जो है उसमें कुछ कुछ जो टर्म्स होते हैं वो ग्रीन हाइपर लिंक बना दिए, हाइपर लिंक ही कहते हैं शायद उनको। आप उसमें डायरेक्टली क्लिक करते हैं और सीधा आपको उसी के बारे में वो बता देता है। फिर बैक आते हैं, अच्छा फिर आपको पूरा आर्टिकल समझ आ जाता है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है प्रिंट मीडिया में। और ये चीज़ पॉसिबल है WWW में, कि एक लिंक बना दी जाती है, जिससे कि जो टेक्निकल टर्म आ जाता है या जो भी टर्म आ जाता है आप उसको क्लिक करते हैं, पढ़ते हैं, पूरा पीछे आते हैं और पूरा समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा उसकी लैकिंग बताई गई है, किसकी, स्कोप की जगह थोड़ा लैकिंग बता दी गई है प्रिंट मीडिया की। फिर है कि प्रिंट पब्लिकेशन की एक लिमिटेशन ये है कि प्रिंट पब्लिकेशन होने में जो है वो टाइम लगता है। जैसे न्यूज़पेपर आपके पास आ रहा है तो वो कल आएगा, आज की इन्फॉर्मेशन होगी, आज की न्यूज़ होगी, और न्यूज़पेपर आपको कल बताएगा। वहीं हम बात करें मास कम्युनिकेशन, ठीक है, दूरस्थ कम्युनिकेशन के बारे में, तो जैसे टीवी है, रेडियो है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, आज की इन्फॉर्मेशन आज के आज मिल जा रही है, तो आपको न्यूज़पेपर कल क्यों पढ़ना है उसको। ठीक है, तो यहीं पर ही आती है बात राइटर के स्टाइल की, ठीक है, या सेंडर के स्टाइल की, कि इन्फॉर्मेशन तो लोगों तक पहुंच चुकी है, तो जो प्रिंट पब्लिकेशन है उसका एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन अब जो न्यूज़पेपर में छपने वाली है उसको थोड़ा वाइडर रेंज में डालें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें हो जो कि लोगों ने टीवी और रेडियो के माध्यम से न सुनी हो। उस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी आपके आर्टिकल में या आपके न्यूज़पेपर में हो, तो ही लोग उसको पढ़ना पसंद करेंगे, तो ही लोग उसको जो है तो ही वो लोकप्रिय होगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है यहाँ पर जिम्मेदारी प्रिंट पब्लिकेशन की। तो जो सेंडर है उसको हमेशा ये स्किल अपने में रखनी चाहिए कि जो चीज़ टीवी रेडियो में दिखाई जा रही है उससे कुछ हटके क्या, उससे एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट पब्लिकेशन में होनी चाहिए, न्यूज़पेपर में होनी चाहिए। तभी लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे, वरना लोगों को अपना टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी स्कोप ऑफ प्रिंट मीडिया। थोड़ा हमने लिमिटेशन भी देखे और लिमिटेशन से कैसे बाहर आना है वो भी प्रिंट मीडिया का देख लिया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है डिस्क्राइब वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्वेश्चन पूछा था, किसी गर्ल ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, किसी लड़की ने। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन था जो किसी और ने पूछा। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो अमन कुमार ने सारे के सारे वो और क्वेश्चन पूछे थे।
तो सब लोग अमन कुमार को थैंक यू कहो, क्योंकि आपके लिए उन्होंने ये क्वेश्चन भेजे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो उसको उसको सभी लोग थैंक यू कह दो। और बाकी अभी की वीडियो से आप लोग भी जो है क्वेश्चंस भेजना शुरू करो। आप क्वेश्चन भेजोगे, आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियोस में डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन आपको पता होगा कि अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ है, खुद से मैं ढूंढ लूँ, आप खुद से इस पर रिसर्च करेंगे, आपकी भी समझ बढ़ेगी। और आप क्वेश्चंस को जब ढूंढ के खुद से ढूंढ के यहाँ कमेंट करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है। और बाकी हम यहाँ पर तो डिस्कस करेंगे ही, तो थोड़ा एफर्ट आप भी करिए कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढिए। तो इस वीडियो में यार मैं इतनी तो अपेक्षा करता ही हूँ कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो हमें इंपॉर्टेंट आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्क्राइब करने की बात की गई है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम सीधा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो थोड़ा बहुत हम इंटरनेट का बैकग्राउंड देते हैं। तो देखो, इंटरनेट जो है वो एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन में, ठीक है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट से पहले भी हमारे पास माध्यम थे, जैसे टीवी था, रेडियो था, जिससे कि हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। बट जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है वो टीवी नहीं कर सकती है। जो प्रिसीजन, ठीक है, जो एक्यूरेसी इंटरनेट में हमें मिलेगी वो टीवी या उस पर उतना हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट की शुरुआत होती है 1982 से, और 1990 के बीच से इसको लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था। और आजकल अगर हम देखें तो आफ्टर 2010 की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में जो है आफ्टर एक इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ, और 2010 के बाद बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स इंडिया में आ गए। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत इंटरनेट का बैकग्राउंड देते हुए। अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या है? मेगा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क मीन जैसे एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, आपस में कनेक्टेड है। तो जो इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर में होगी वो इन्फॉर्मेशन वो इसे भी शेयर करेगा। जैसे ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर में भी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, बी कंप्यूटर में भी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। ये दोनों आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो बी कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ए कंप्यूटर में भी शो होगी, ऐसे ही ए कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन बी में भी शो होगी, क्योंकि ये एक दूसरे से नेटवर्क से जुड़े हैं। तो ऐसे ही सी कंप्यूटर, डी कंप्यूटर, ई एफ जी एच, ऐसे ही हमने वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में जोड़े थ्रू अ कॉमन नेटवर्क, तो उसी कॉमन नेटवर्क को हमने नाम दिया है इंटरनेट, जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस शेयरिंग होती है। तो अब इंटरनेट की खासियत करते हुए 1.8 बिलियन पीपल्स यूज इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन और रिसर्च। तो कम्युनिकेशन और रिसर्च पर्पज़ के लिए 1.8 बिलियन के आसपास जो लोग हैं वो इंटरनेट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं www की, जो कि एक पार्ट है इंटरनेट का। तो हमने बताया कि इंटरनेट जो है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक मेगा नेटवर्क है, लेकिन जो www है वो विजिबल पार्ट है इंटरनेट का। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस, विजिबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू द ऑपरेटर्स टू यूज द इंटरनेट। तो इंटरनेट को यूज करने के लिए एक विजिबल इंटरफेस जो है वो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जिससे कि हम इंफॉर्मेशन सोर्स को लिंक करता है, थाउजेंड ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन कंप्यूटर दैट फॉर्म द नेटवर्क, जिससे कि वो नेटवर्क बना हो। तो बहुत सारे इंटरनेट जो हैं वो जो आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू अ नेटवर्क, उनके लिए एक विजिबल इंटरफ्रेंस क्रिएट करता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड मीन्स हम समझ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड, विश्व की बात की है। वाइड मीन्स फैला हुआ, पूरे विश्व में फैला हुआ। वेब मीन्स जाल, ठीक है। तो ये ही है नेटवर्क, जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है, जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग में मदद करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो यही है वर्ल्ड वाइड वेब का काम, ठीक है, कि स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को वन यूजर से अनदर यूजर तक पहुंचाना थ्रू विजुअल इंटरफेरेंस। तो आप यहाँ पर से समझ चुके होंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, और आप यहाँ पर से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें जोड़ घटा के, ठीक है, जोड़ के आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में 5 के 5, हमने जैसा कि आपसे कहा था कि 5-6 क्वेश्चन हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हमने 5 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। और इतने ही क्वेश्चन अभी तक मेरे से पूछे गए हैं दोस्तों।
अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पाना, थोड़ी सी मेहनत करना, तो आप भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बनाए हुए हैं। हम यहाँ पर मेन फोकस रख रहे हैं अपना आंसर में। तो आप लोग खुद से ढूंढ के लाइए, और कमेंट सेक्शन में जो है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं जिनका कि आपको आंसर की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में आप उनको लिख दीजिए। और अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना यार। जितने जल्दी लाइक आएंगे उतने जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है? तो लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, हमारा एफर्ट आपको कैसा लगा है, ये भी कमेंट में बताना, और साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ लेना। और सबसे बड़ी चीज़, इसको शेयर करना दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो पाए, उनको भी आंसर मिल पाए, वो भी अच्छे नंबरों से पास हो पाए। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। और सब्सक्राइब आप में से बहुतों ने नहीं किया है और पूछ रहे हैं कि वीडियो कब आने वाली है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे आप तो ही आप तक वीडियो आएगी। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो एक ये नोटिफिकेशन जैसे ये घंटी जैसा आइकन आता है, उसको भी जरूर से दबा देना आप। अगर नोटिफिकेशन बेल आपने दबाई होगी तो सीधा आपको दिखा देगा नोटिफिकेशन, क्योंकि 4-5 दिन बचे हुए हैं, कंटिन्यू वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी तभी आपको मिलेगी, वरना 1 साल बाद यूट्यूब आपको दिखाएगा, ठीक है? तो नोटिफिकेशन बेल दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप लाइव कब आते हैं करके, तो लाइव आने का ये है दोस्तों सिनेरियो कि जब लाइव यूट्यूब में जो है लाइव तब इनेबल होता है जब 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, ठीक है? जब 1K सब्सक्राइबर जिनके चैनलों के पूरे होते हैं, तो उनका जो है वो लाइव स्ट्रीम इनेबल कर देता है यूट्यूब। तो अब अगर हमारे चैनल की बात करें तो अभी 210 के आसपास सब्सक्राइबर ही हैं, और 1K में पहुंचने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर वैसे इम्पॉसिबल ही है, अब क्या कहूँ मैं। अगर मान लो पहुंच जाते हैं 1K तक हम 4-5 दिनों में, तो जो मैं आपसे कह रहा था कि जो हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, वो हम लाइव डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, और फटाफट उन क्वेश्चंस को वहीं पर ही हम सॉल्व आउट कर देंगे। या जो भी आपके डाउट्स होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि किस तरीके से लिखना है, कितना किस में लिखना है, वो चीज़ हम लाइव सेशन में कर लेंगे। इन केस 1K सब्सक्राइबर होते हैं, तो लगता तो नहीं कि ऐसा होगा। तो देखो अब जो भी है, आप लोग शेयर कर देना और आप लोग सब्सक्राइब कर देना। बाकी देख लेंगे, वैसे भी हम बना लेंगे वीडियो, नहीं भी होंगे तो बिना लाइव आए हुए भी हम बना लेंगे वीडियो। बस लाइव आने में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमने ख़त्म कर ली। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर हमने डिस्कस कर लिए। बाकी के क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना इंपॉर्टेंट। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, कल आ जाएगा आपका लेक्चर नंबर 3, तब तक वेट कीजिए। Thank you for watching and see you in next video. Thank you.